अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस हैं जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को। ठीक है, किसको स्टडी करते हैं हम? रिलेशनशिप को बिटवीन, किसके दरमियान। अब तो ये रिलेशनशिप को तो स्टडी करते हैं, लेकिन किसके दरमियान? बिटवीन टू कंपोनेंट्स। एक तो हम कंपोनेंट को स्टडी करते हैं, दूसरा हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। एक तो इसकी हो गई कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस की हम कंपोजिशन को देखते हैं, दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब कंपोजिशन जो है वो मैंने कल डिटेल से बताई थी, वही चीज हम इसको देख लेंगे कि अब इसकी कंपोजिशन की बात की जाए। अगर सपोज कंपोजिशन की बात की जाए तो मेरे पास एक सब्सटेंस है लाइक वाटर। ठीक है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का। और अब हम देखते हैं ये मिलके किससे बना है। हमें पता है ये मिलके बना है हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से। ठीक है, ये क्या है? इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोजिशन को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, ठीक है, इसका टेस्ट, स्मेल, ठीक है, ये सारा इसमें देखा जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास जो आ जाती है कंपोजिट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है प्लस बॉइलिंग पॉइंट, अगर वाटर हमारे पास एज अ सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं कंपोजिशन में, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही आएगा हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर दूसरा कंपाउंड है, सपोज सोडियम क्लोराइड, और हम इसको भी स्टडी कर रहे हैं, तो हम जब इसको स्टडी कर रहे हैं हम कहें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आए वाटर के बराबर, तो ऐसा नहीं होगा। जो कंपोनेंट आपने यूज करना है उसी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आएगा, दूसरे किसी का भी नहीं आएगा। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, यानी हम इसको यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं फिजिकल में जो केमिस्ट्री है उसको। एप्लीकेशंस इसकी हैं हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करने के लिए। ठीक है, एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए। दूसरी चीज आ जाती है इसमें आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स अब कैसे बनते हैं उसकी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरी चीज आ जाती है आपके पास बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी अब गैसेस कैसे बिहेव कर रही होती हैं वो। सपोज अगर आप गैस को किसी भी सिलेंडर में या फिर किसी भी कंटेनर में रखते हो, तो वो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक तो आपस में टकराते हैं, दूसरा उसकी वाल्स के साथ टकराते हैं। इसी तरह बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स प्लस बिहेवियर ऑफ लिक्विड, इसको आप स्टडी करते हो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। और फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की ना हमने, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आ जाता है। इसमें अब हमारे पास फॉर्मेशन का भी हमें पता है, ठीक है, बिहेवियर का भी पता है, गैसेस का, लिक्विड का, सॉलिड का, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पता है। नहीं पता तो हमें इस चीज का नहीं पता। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? सपोज मेरे पास एक है एटम। एटम को स्टडी करने से पहले, एटम अब क्या है उसको स्टडी करने से पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस न्यूट्रॉन जिसपे जो न्यूट्रल होता है, जिसपे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारे पास एटम। ठीक है, सपोज एटम सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूक्लियस, इसके बाद इसके ऊपर होते हैं हमारे पास आउटर मोस्ट शेल्स। ठीक है, ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारे पास क्या है? शेल्स। ठीक है, और न्यूक्लियस में हमारे पास होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता है। अब हमारे पास जो शेल्स होते हैं ना, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं एक शेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और जब प्रोटॉन्स की क्या हो जाएंगे, नंबर बराबर हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास एटम पे चार्ज क्या रह जाएगा, जीरो, यानी एटम हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एटम पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इस पे चार्ज नहीं होता किसी किस्म का। तो ये थी फिजिकल केमिस्ट्री। अब हमारे पास आ जाती है दूसरी ब्रांच, इसकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी किसको करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स को, इसके अलावा तमाम डेरिवेटिव्स जो हाइड्रोकार्बन्स को से डिराइव होते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइन इसको कैसे करते हैं, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ये जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, इन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। यही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। साथ हमारे पास आ जाते हैं प्लस हाइड्रोकार्बन्स, एसी मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, प्लस डेरिवेटिव्स। इन सब को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर एग्जांपल ली जाए तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन होता है वो एज अ एसेंशियल एलिमेंट यूज होता है। कार्बन इसमें बहुत जरूरी एलिमेंट है, इसके बगैर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल अल्कोहल की। सपोज मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें CH3C++OOH। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसेंशियल कार्बन है, ठीक है। इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना है ना, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरी तरफ हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और साथ में डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, और इसको ऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये भी एक तरह के जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। इसमें अब क्या है, रिएक्शन ने प्रोसीड तो करना है, लेकिन इसका जो मेन एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है प्लस कार्बन, इसके अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं इसमें अटैच होता, ठीक है। किसी और के मिलने से रिएक्शन नहीं कंप्लीट होता है, सिर्फ इन दोनों के मिलने से ही रिएक्शन कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब इसकी जो टाइप्स को डिस्कस किया जाए तो इसकी तीन मेन टाइप्स होती हैं, तीन टाइप्स होती है हाइड्रोकार्बन्स की। एक अल्कीन होता है, इसमें हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरा अल्कीन होता है, अल्कीन, ठीक है, ईन, ENE आता है इसमें, ठीक है, इन पे उसमें ANE आता है, इसमें ENE आता है, फिर YNE आता है, अल्काइल, ठीक है, अल्काइन, और इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इनकी जो है एग्जांपल ली जाए तो वो आ जाती है हमारे पास मीथेन, ठीक है। ये जो आप घरों में गैस यूज करते हो तो उसको कहते हैं अल्कीन। इसमें अगर बॉन्ड की बात की जाए तो कार्बन होता है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होती हैं। इसके अलावा अगर अल्कीन की बात की जाए तो इसमें इथीन, CH2CH2, ठीक है। अल्काइन, इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के एटम्स के दरमियान। ये एसिटाइल की एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो डेरिवेटिव्स की बात की जाए, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेसिकली, डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो या तो फिर हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाए या फिर आगे जो पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे डिराइव किए जाए। लाइक मेरे पास अगर अमोनिया है, मैं चाहती हूँ इसका अब डेरिवेटिव क्रिएट किया जाए, तो अगर हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनिया में क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इसके पास लोन पेयर होता है, ये इसके पास लोन पेयर होता है। ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर बांड बना लेते हैं, ठीक है। NH3 है ना स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है, और ये लोन पेयर है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। और हमारे पास अगर सपोज है मेरे पास एक फ्री रेडिकल है, मिथाइल का एक फ्री रेडिकल है। अब क्या करना है, इस मिथाइल ने आकर, ये मिथाइल आएगा इसका फ्री रेडिकल, इस वाले ने इस हाइड्रोजन को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जैसे इसको रिप्लेस करेगा
तो हमारे पास ये हाइड्रोजन निकलकर इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अमाइल मिथाइल या फिर मिथाइल अमाइन, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा CH3। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कौन सा बन गया है, मिथाइल अमाइन। तो ये क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, यानी एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, इसे हमने डिराइव कर लिया है। अब ये थी सेकंड ब्रांच, और थर्ड वन ये है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, इसमें किसी किस्म का भी हाइड्रोकार्बन्स यूज नहीं करते, इसमें तमाम एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, ऑल एलिमेंट except हाइड्रोकार्बन्स प्लस कार्बन्स प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके अलावा तमाम एलिमेंट्स को इसमें स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, अगर मैं इसको स्टडी कर रही हूँ तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, ऑर्गेनिक में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो इसमें कार्बन है, ना ही इसमें हाइड्रोजन है, ना ही किसी किस्म का इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो ये थर्ड वन थी। फोर्थ वन है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है, ये बायो से डिराइव हुआ है, बायो का मतलब क्या होता है, बायो मीन लाइफ, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसकी हम स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें हमने क्या स्टडी करना होता है, नंबर वन कंपोजिशन को देखते हैं, कंपोजिशन, नंबर टू स्ट्रक्चर को देखते हैं, नंबर थ्री रिएक्शंस को, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन को हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास से एक एग्जांपल आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की या प्रोटीन की, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी शुगर्स वगैरह जो होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, मेरे पास क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला से मुझे तो इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया है, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इसका नंबर ऑफ एटम भी बताए हैं, कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं और हाइड्रोजन के 12 है। अब ये तो हमें पता चल गया, एक तो इसकी कंपोजिशन भी पता चल गई, दूसरी इसकी जो है स्ट्रक्चर का भी पता चल गया, लेकिन अब इसके रिएक्शन रह गए। रिएक्शन अब इसमें कैसे होते हैं, रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें जो रिएक्शंस होते हैं ना, अब हम कोई भी चीज है उसको आप जब अपटेक करते हो, अब जो ग्लूकोज है C6H12O6, आप जब इसको अपटेक करते हो, बॉडी में लेके जाते हो, तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक तो रिएक्शंस क्रिएट होते हैं, उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, यानी तोड़फोड़ होती है ना। ऐसे तो नहीं है कि अगर आपने सपोज ब्रेड रोटी जब आप खाते हो तो उसको आप सीधा मुंह में लेके गए तो सीधा स्टमक तक गई, ऐसा तो नहीं है, उसको आप पहले च्यू करते हो, बोलस बनता है, फिर वो आपके स्टमक में, इसोफेगस में, और देन फिर आपके बॉडी से आप उसको सिक्रीट करते हो। मेटाबॉलिज्म होता है इसके अलावा, और कैटाबॉलिज्म, ये रिएक्शन होते हैं ना। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक तो आपके पास एडीपी जनरेट होती है, एडीपी क्या होती है, एडिनोसिन एटीपी होगी या फिर एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है, जो एज अ एनर्जी आप यूज करते हो ना वो। इसके अलावा आपके पास जो दूसरी चीज आती है वो है आपका वेस्ट प्लस वेस्ट, जो तो आपके पास एडीपी या एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको आप सेव कर लेते हो बॉडी में, और बाकी जो आपका वेस्ट होता है उसको आप फिर एक्सक्रीट कर देते हो बॉडी में। तो ये सारे का सारे इसका रिएक्शन था। अब इसके फिफ्थ वन एग्जांपल है इंडस्ट्रियल।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि आपने क्या करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पर जितने भी केमिकल्स वगैरह प्रोसीड करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो या फिर प्रोड्यूस करते हो, उसको आप स्टडी करते हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, कमर्शियल स्केल्स पर आपने क्या करने होते हैं, मैन्युफैक्चर करने होते हैं केमिकल्स। कमर्शियल स्केल्स पर आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। किन की, केमिकल्स की। और वो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, वो केमिकल्स आपके पास होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन प्लस अमोनिया। अब ये कैसे कैसे यूज करते हैं, सपोज मेरे पास क्या है, अमोनिया NH3 है, ये एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स अब क्या होते हैं, ये यूज करते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए। जब आप खेतों में चाहते हो ना फसल ज्यादा अच्छी हो, तो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और उसमें अमोनिया जो है बेस्ट जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, और क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब इसमें अब बात की जाए क्लोरीन की। ठीक है, मेरे पास क्लोरीन है। ठीक है, इसको आप क्या करते हो, हमारे पास जब इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज करते हैं ना वाटर को, तो वाटर क्या हो जाता है, डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। इस डिसइंफेक्टेंट को आप क्या करते हो, कम करने के लिए क्लोरीन को यूज करते हैं। ठीक है, इसने क्या करना होता है, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल कर देता है, और वो आपका वाटर जब जाता है रिवर्स में या फिर कनाल्स में, तो वो फिर इतना हार्मफुल नहीं रहता है कि वो आपकी वहां पर जो जितनी भी लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वहां पर सी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सेवंथ वन जो 6 वाली है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या करेंगे, हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, या फिर आप इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, एक तो आप इसमें स्टडी करते हो न्यूक्लियस का, दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। सपोज हमारे जो एनवायरनमेंट है ना, नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एटम एग्जिस्ट करते हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशंस को कंटिन्यूसली जो है ना इमिट करते हैं। लाइक मेरे पास कुछ एटम्स ऐसे होते हैं आपकी नेचर में। ठीक है, आपके नेचर में कुछ ऐसे एटम होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, जो स्टेबल नहीं होते हैं, और उनको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होती है, रेडिएशंस। ठीक है, अगर इसमें जो हाईली अनस्टेबल की बात की जाए ना, तो यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है ना हाईली जो अनस्टेबल जो है ना एलिमेंट पाया जाता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, आपके नेचर के अंदर। इसे क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस को इमिट करना होता है। ठीक है, और ये रेडिएशन जब इमिट होती है ना, तो ये प्रोड्यूस करती है क्या, रेडियो, इन्होंने फिर क्या प्रोड्यूस करनी थी, रेडियो एक्टिविटी। अब इस जो ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है ना, इनके कुछ यूजेस भी हैं, इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब कौन कौन से इसके बेनिफिट्स है, कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो, तो इसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हो, लाइक जो आप रेडियोथेरापी करते हो। ठीक है, रेडियोथेरेपी का कहाँ पे की जाती है, ये जो आप कैंसर का सुनते हो कि कैंसर हो गया किसी पर्सन को या फिर ट्यूमर हो गया, तो इसके लिए फिर वो रेडियोथेरापी वगैरह करते हैं। ये जो आप शौकत खाना में चले जाओ वहां पर, या फिर ये जो कैंसर के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जीनम वगैरह, तो यहाँ पर एक्सरे वगैरह किए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि बॉडी में जब कैंसर प्रोड्यूस होता है ना, कैंसर इस वजह से होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन जो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली वर्क करना शुरू कर देती है। ठीक है, खुद ब खुद, और वो स्टेबल ही नहीं होते, रुक नहीं रही होती है। ठीक है, और उनको रोकने के लिए फिर आप उसकी रेडियोथेरापी करते हो। ट्यूमर का भी केस ऐसा ही है, उसमें भी ऐसे ही होता है।
तो आप फिर एक्सरे वगैरह करते हो, या फिर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ये सारी रेडिएशंस होती हैं जो फिर इसको स्टेबल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसी तरह यूरेनियम भी है, इसने भी स्टेबल होने के लिए क्या करना होता है, रेडिएशंस को इमिट करना होता है। अगर ये इमिट नहीं करेगा तो ये रेडिएशंस को कैसे फिर स्टेबल करेगा। इसके अलावा आप इसको यूज करते हो, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो, दूसरा इसको इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को ना प्रोड्यूस करने के लिए कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए और आप इसको कैसे प्रोड्यूस करते हो, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, ब्रांच आ जाती है, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हमने क्या स्टडी करना होता है, कंपोनेंट्स को और उसके इफेक्ट्स को, यानी ह्यूमन बॉडी के इफेक्ट्स को हमने देखना होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। एक तो हमने स्टडी करना होता है कंपोनेंट्स को, दूसरा हमने स्टडी करना होता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है। अब कंपोनेंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, दूसरा होते हैं एबायोटिक। अब बायोटिक मतलब लाइफ, बायो मीन लाइफ, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग अस, ह्यूमन बॉडी भी आ जाती है। और एबायोटिक, ए मीन नन, नॉट, नन, ठीक है, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग आ जाते हैं एबायोटिक में सारे के सारे। और इसमें जो एग्जांपल आ जाती है लिविंग में, हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन बॉडीज प्लस इंसेक्ट्स, और इसमें आ जाता है। और अब एबायोटिक की बात की जाए तो इसमें आ जाती है आपके पास नॉन लिविंग, इसमें आ जाता है आपके पास टेम्परेचर प्लस प्रेशर, ठीक है। प्रेशर किसी भी चीज का आ जाता है और टेम्परेचर आ जाता है। अब बायोटिक जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। बायोटिक क्या होते हैं, डिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इन्होंने डिपेंड करना होता है किस पे, ए बायोटिक पे, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी है, उसको सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर भी चाहिए, प्रेशर भी चाहिए उसको, इसके अलावा वो जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये वाले कंपोनेंट अगर पूछा जाए कि बायोटिक कंपोनेंट डिपेंडेंट है या ए बायोटिक, तो इसमें बायोटिक वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं। एक कंपोनेंट तो हमने इसके जो था कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया, दूसरा इसका इफेक्ट। इफेक्ट इसका जो है वो डिफरेंट थिंग्स पे होता है, जो है ना ह्यूमन बॉडी का, लाइक वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मेन काज है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के ऊपर है। लाइक सपोज हम कह सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल स्केल पर क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज, अब कोई पर्सन है उसे क्या किया, इंडस्ट्री लगा लिया, ठीक है, उसे क्या किया, इंडस्ट्री लगा लिया, ठीक है। अगर उसने कॉटन की इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन की इंडस्ट्री लगा लिया सपोज, तो अब कॉटन के लिए क्या करना है, कपड़ा है, तो कपड़े को रंग देने के लिए उससे क्या करना है, डिफरेंट केमिकल्स भी यूज करने हैं। वो केमिकल्स वाला वाटर जब क्या करता है, आप उसको नदी नालों में बहाते हो, कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है ना, जहरीला, कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है, ठीक है। इस वाटर ने क्या करना होता है, जैसे ही आप इसको रिवर्स में प्लस कैनाल्स में बहाते हो, तो ये क्या करता है, वहां पर मौजूद जो लिविंग लाइफ होती है उसको क्या करता है, हाइजेनिक, उनके लिए हाइजेनिक होता है, वहां पर वो ये क्या करता है, लिविंग थिंग्स की डेथ का काज बन जाता है, ठीक है, उनको डेथ का बायस बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी आ जाती है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो एयर में हमारे पास क्या आती है, हवा में हमारे पास क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। इसके अलावा आपके पास क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स भी होती हैं।
ये जो होती है सल्फर और नाइट्रोजन, अब जब ऊपर जाती है आसमान की तरफ तो वहां पर वाटर होता है, वाटर के साथ मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एसिड रेन का काज बनता है। ठीक है, ये एसिड रेन काज कर देता है। इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में अब जो मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है CF, CS, इन्होंने क्या करना होता है, हमारे पास जो है एनवायरनमेंट में क्या है, ओजोन की एक लेयर होती है, O3 मतलब ओजोन की एक लेयर होती है। ये अब क्या करती है, हमारे जो एनवायरनमेंट में होती है ना, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन यूवी कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ये इमिट करती है। इमिट करने के बाद यहाँ पर जो ओजोन की एक लेयर होती है ना, उसको क्या करती है, जैसे ये इसके अंदर जाते हैं ना, इसको वहां पर होल्स क्रिएट कर देती है, जो कि आजकल होल्स क्रिएट हो भी गए हैं। और ये क्या करती है, इसकी लेयर को कर देती है थिन, इसकी लेयर को कर देगी थिन। थिन करने के बाद क्या करेगी, इसको डिप्लीट कर देगी। डिप्लीट मीन थिन कर देती है इसको। डिप्लीट होने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो है आजकल हम देखते हैं कि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो जाती है और सर्दी भी बहुत होती है, क्योंकि इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसको जो है प्रोटेक्ट करके नहीं रखती है। ये हार्मफुल रेडिएशन ओजोन ने हमारी जो अर्थ तक ना, ये अर्थ तक नहीं पहुंचने देती, इसने अर्थ में जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन होती थी ना, उसको आने तक रोकती थी। लेकिन अब ये है कि ये डिप्लीशन की वजह से ओजोन की डिप्लीशन हो गई है, और ये जो हार्मफुल रेडिएशन है डायरेक्ट स्किन पर ह्यूमन की बॉडी पड़ती है, और ये जो स्किन कैंसर, स्किन जो होता है कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं, स्किन कैंसर काज कर देता है। और इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग जो कहते हैं कि आजकल जो हीट अप हो गया है एनवायरनमेंट, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो इसी की वजह से काज हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। अब लास्ट वन एग्जांपल है इसकी, जो ब्रांच है वो है हमारे पास 8th वाली है शायद कि 9th वाली, आप इसको देख लीजिएगा, बुक पे है। एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से ही इंडिकेट कर रही है कि इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हो। आप इसमें क्या करते हो, एनालिसिस कर रहे होते हो, किसी भी चीज का एनालिसिस करना होता है। अब एनालिसिस किस बेस पे करते हो, एक तो आपने सेपरेशन करनी होती है किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी सब्सटेंस की, और इसके अलावा आपने दूसरी चीज क्या करनी होती है, एनालिसिस करना होता है। ठीक है, एक तो सेपरेशन, दूसरा क्या, एनालिसिस। अब सेपरेशन किस बेस पे होती है और एनालिसिस किस बेस पे होता है, ये दो तरह की होती है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, आप जस्ट आइडेंटिफाई करते हो, जस्ट आइडेंटिफिकेशन से ही पता चल जाता है कि आपको दिखने से ही आइडेंटिफाई करते हो सिंपली। सपोज मेरे पास क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है, तो इसको देखने से पता चल गया है कि ये वाटर है, इसकी फिजिकल स्टेट ये होगी, इसको हम स्पेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका नोट डाउन कर सकते हैं। और इससे हमें इसकी क्वांटिटी का पता चल जो है ना, क्वालिटी का पता चल गया है। अब क्वांटिटी में क्या होता है, ये इसकी क्वालिटी में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अब क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी में आप क्या करते हो, क्वांटिटी में हमें पता चलता है कि इसका जो कंपोनेंट है किस किस से मिलकर बना है, कौन कौन से कंपोनेंट है इसमें। ठीक है, क्वांटिटी तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन है प्लस कितने ऑक्सीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी क्वांटिटी को। ठीक है, और सिंपली ये है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपने क्या करना होता है, स्टडी करना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ एनालिसिस। दो तरह का होता है, क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है। क्वांटिटी में आपने ये देखना होता है कि कौन कौन से एटम से मिलकर बना है अगर कोई सब्सटेंस है तो, और क्वालिटी में ये देखना होता है कि किस तरह से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।